राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सुना होगा ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। इसमें हमें क्या होता है कि सरकार से सवाल करने की छूट मिलती है। सरकार से कैसे भी सवाल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके लिए एक अच्छा प्रोसीजर बनाया गया है। उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं। तो सभी चीजों को पढ़ेंगे इन डिटेल। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई, वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था अगर देखा जाए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 12 अक्टूबर 2005 को। ये एक्ट बनाया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास आउट किया था। किस लिए बनाया गया था? ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। जो आरटीआई एक्ट है ये गवर्नमेंट को क्या करता है, अकाउंटेबल बना देता है कि इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट हमारे इंडियन सिटीजन्स को, ठीक है। आरटीआई एक्ट का एक पावरफुल टूल माना गया है आरटीआई एक्ट को हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए, हम सभी लोगों के लिए, कि करप्शन को कम करने का काम करता है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स हो गया, मतलब ऐसी काफी सारी चीजें जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे डिटेल में बताऊंगी मैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या उस चीज के लिए अकाउंटेबल होगी। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं वो उस चीज का जवाबदेही के लिए वो मान्य माने जाएंगे। उनको उस चीज की उनको उन चीजों से रिलेटेड जवाब देना पड़ेगा। कंप्लीट इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये सारे इंडिया में क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं किस लिए आरटीआई एक्ट बनाया गया था। सबसे पहले बात करें तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, कि जो घपलेबाजी होती है, घोटाले होते हैं, उनको कम किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए, कि बिल्कुल क्या हो कि साफ चीजें हो और उनके अंदर कुछ भी तरह का करप्शन हो उसको कम किया जाए। कब करप्शन की भी बात करिए कि करप्शन को कम करने के लिए इन्होंने स्टेप आउट किया है। आरटीआई एक्ट मेन काम अगर इसका देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन ही इसका मेन काम, मेन ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस करता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी है उनको अकाउंटेबल फील करवाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स मांग रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिक हमारा जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन रहेगी। पीपल सेंट्रिक है। पीपल सेंट्रिक इन द सेंस कि लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, लोगों को इंक्लूड किया गया है कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एम्पावर सिटीजन, सिटीजन्स को एम्पावर करने का काम करता है। एम्पावर सिटीजन इन द सेंस कि लोगों को जानकारी मिलती है, वो एक फ्री फील करते हैं कि कोई भी चीज में अगर डाउट है तो वो उस चीज के बारे में जानकारी निकालें। और कहीं पर भी अगर धोखाधड़ी हो रही है, जैसे आजकल हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा ये केसेस देखने को मिलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में मिलते हैं, खाली हॉस्पिटल्स में नहीं, पुलिस से रिलेटेड भी आ जाता है कई बार, है ना, सुनते हैं ना। तो वो चीज फैसिलिटेट करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को, कि जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये थे इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स। कुछ की रूल्स बनाए गए हैं आरटीआई एक्ट के लिए। कौन कौन से रूल्स हैं? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा होता है। कोई भी इंडियन सिटीजन क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है आरटीआई एप्लीकेशन के लिए। और जो एप्लीकेशन है वो रिटर्न में ही होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आरटीआई के लिए फाइल कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस, जो ऑफिशियल की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर एप्लीकेशन क्या करी जा सकती है, फाइल करी जा सकती है। कोई जरूरत नहीं है कि हमें अभी रीजन जरूर देना है कि हमें क्यों इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे कि हमें कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कि मतलब कि उसके उसके बारे कोई केस हमें लेना है कि उन्होंने वो कैसी दवाइयां यूज कर रहे हैं, दवाइयों के बारे में होगी। तो उसके लिए हमें रीजन ये नहीं करना कि हाँ हमें दवाइयों के बारे में जानकारी निकालनी है। हम क्या करेंगे कि सीधा फाइल करेंगे और चेकआउट करेंगे हॉस्पिटल्स कौन कौन सी मेडिसिन को यूज कर रहा है, विच क्वालिटी को यूज कर रहा है। ओके, तो इसका मेन रूल अगर देखा जाए तो क्या कि एप्लीकेशन जो है ना वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को सबमिट होना चाहिए। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होता है कि हर एक जगह में एक पीआईओ बना दिया गया है। पीआईओ क्या करता है कि कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट का है, जो हर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना हमारे, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना दिए गए, जो ये जो भी इंफॉर्मेशन की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको रिसीव करता है और जो आम पब्लिक है उनको
ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमल है, 10 ही रुपये होती है। सेंट्रल आरटीआई रूल्स के हिसाब से तो यही है कि 10 रुपये होंगे। अगर स्टेट रूल्स की बात करें तो वो कितनी में हो सकती है उनके हिसाब से, पर होती इतनी है, मैक्सिमम नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 10-20 ऐसे ही होती है। मोड ऑफ पेमेंट कैश भी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट से भी किया जा सकता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से भी किया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी किया जा सकता है। टाइम लिमिट्स की अगर हम बात करें तो अगर रेगुलर आरटीआई क्वेरी हमें करनी है तो पीआईओ को, जैसे हमने कोई एप्लीकेशन सबमिट करी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलर क्या होता है कि 30 डेज के अंदर पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड जो भी हो तो वो 48 आवर्स के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। 35 डेज कब होता है कि अगर असिस्टेंट पीआईओ को, एक पीआईओ होता है, पीआईओ के अंडर कौन काम करता है, असिस्टेंट पीआईओ, तो अगर एप्लीकेशन हमने असिस्टेंट पीआईओ को करी है तो वो 35 डेज के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर थर्ड पार्टी की, अगर इंफॉर्मेशन कंसर्न अ थर्ड पार्टी विद प्रोसेस फॉर ऑब्जेक्शन, अगर कोई तीसरी पार्टी को हमने इन्वॉल्व किया है कि हमें इस चीज से ऑब्जेक्शन है, कि उसमें मेन हम टॉपिक इंक्लूड कर लेंगे कि हाँ भाई ये टॉपिक है और हमें इससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन है कि ये पार्टी इस तरीके से यूज कर रही है। चाहे वही बात सेम हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो कि हम कोई हॉस्पिटल को बीच में इंक्लूड कर लेते हैं, और मेडिसिन का ही ले लो कि मेडिसिन के लिए हम बोलते हैं कि ये गलत मेडिसिन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। तो उन चीजों से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन जैसे हो तो वो 45 डेज का होता है टाइम पीरियड। ठीक है। सो फिर आता है पीआईओ। जो भी हमने देखा कि पीआईओ क्या आता है, पीआईओ की कुछ ड्यूटीज होती है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी हमारे टाइम लिमिट्स है, पीआईओ की कौन सी टाइम लिमिट्स थी, 30 डेज, है ना। 30 डेज के अंदर पीआईओ को इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है। अगर इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी, ये पीआईओ ने बोल दिया कि नहीं भी मैं तो नहीं बताने वाला, मैं नहीं करने वाला, तो उसके लिए उसको रीजन रिटर्न में देना होगा और उनको ऐसे बोलना होगा कि मेरे समझ से बाहर है ये, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती या मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो उसके लिए आप कोई अपील दायर करो, जो भी करना है रिटर्न के अंदर वो चीज देगा। या फिर इंफॉर्मेशन नॉट हेल्ड बाय द पीआईओ, ऐसा हो गया कि पीआईओ ने, अगर ये ऊपर वाली क्या चीज थी कि इंफॉर्मेशन मतलब डिनाई हो गई, जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो नहीं दे पाए, और अगर पीआईओ खुद बोल रहा है कि मैं ये नहीं ले रहा हूं, ये एप्लीकेशन मैं नहीं ले रहा हूं कि मैं इस चीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दूं, तो वो 5 दिन के अंदर अंदर पब्लिक अथॉरिटी को दे देगा। ठीक है। और ऊपर वाले में क्या बात की गई है कि इंफॉर्मेशन ही डिनाई कर दी, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, इधर तो पीआईओ ने बोल दिया कि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ही नहीं, इधर क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है और पीआईओ के अंडर वो नहीं होने वाली है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन डिनाइड, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रीजन रिटर्न में देना पड़ेगा। एक्सेप्शंस की अगर एग्जम्पशन की अगर बात करें डिस्क्लोजर से रिलेटेड, तो सेक्शन 8 में बताया गया आरटीआई एक्ट के, इन्फॉर्मेशन में नॉट बी डिस्क्लोज्ड, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। या तो क्या हो कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो बिना किसी इंटरेस्ट के, तो उसके बारे में हम डिस्क्लोज नहीं करता है आरटीआई एक्ट। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया हो कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है वो चीज, या फिर कोई भी कॉमर्शियल या फिर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट को हार्म कर रहा हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होना कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई और काफी लोगों को उस चीज का नुकसान पहुंच सकता है, तो उस चीज के लिए क्या कर सकता है कि इंफॉर्मेशन ये जो एग्जेम्प्टेड है वो भी शेयर की जा सकती है। जैसे कोई कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे कुछ भी कुछ बड़ा होने वाला हो, तो उसके लिए ये इन सभी एग्जाम्पशंस को हम हटा भी सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा सकती है। अपील प्रोसेस की बात करें तो दो क्या होती है, पहले तो फर्स्ट अपील होती है, फिर सेकंड अपील होती है, और एक इसके अंदर क्या होता है कि 2 लेवल्स पे हो गया जैसे ये, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे कौन सी अपील होगी, जब फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल को क्या कर दे कि अपील फाइल कर दे हम, ठीक है, जो कौन सी होती है पीआईओ नॉर्मली जिसको हम मानते हैं, जिसको 30 डेज में इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। पहली अपील तो यही होएगा कि पीआईओ नहीं दे रहा है 30 दिन के अंदर अंदर, तो फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल को हम अपील फाइल करेंगे। दूसरी अपील क्या होगी कि फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे, सेंट्रल के पास या फिर स्टेट के पास, तो इससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कितने दिन तक होनी चाहिए, 90 डेज तक हमें क्या करनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन फिल्ड होनी चाहिए, सेकेंड अपील हम उसके अंदर फाइल कर सकते हैं। ठीक है।
अगर हम बात करें पेनल्टीज की, तो सेक्शन 2 जो 20 है वो हमें पेनल्टीज के बारे में बताता है। पीआईओ ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी कि या तो एप्लीकेशन में नहीं ले रहा या फिर रिप्लाई नहीं कर रहा, यही चीज है जो अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था ना कि एप्लीकेशन जो पीआईओ वाला लाइन थी कि अगर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड का यही मतलब हुआ कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है टाइम से। समझे कि मतलब पीआईओ रिप्लाई नहीं कर रहा है या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा, रीजन रिटर्न में देगा कि अगर वो इंफॉर्मेशन को हमें क्या नहीं कर रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा ऑन द टाइम। अगर रिप्लाई ना करे, इंफॉर्मेशन डिनाई कर दिया, मतलब इंफॉर्मेशन मांगी है और उसको रिप्लाई ना करे, तो वो क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा उसका रीजन बताएगा और वो अपील प्रोसेस में कर देगा। सेकेंड पॉइंट में क्या था कि इंफॉर्मेशन उसने ली नहीं है, उसने एप्लीकेशन ही नहीं ली, तो वो चीज इसमें आएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर तीसरी क्या चीज आ गई कि इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसके लिए पीआईओ क्या करेंगे, अगर एक दिन का देखे जाए तो 250 रुपीज, ठीक है। और अगर ये कितने तक एक्सटेंड हो सकता है, 25,000 तक ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर कि जानबूझ के डिनाइल कर रहा हो, तो उन चीजों के लिए, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन, क्या फॉर्मेट है आरटीआई एप्लीकेशन का, ऑल्दो नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इज मैंडेटरी। ऐसे तो कोई भी फॉर्मेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन का जैसे नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, एड्रेस कौन से पीआईओ को दे रहे हैं हम, कौन से मतलब पब्लिक अथॉरिटी से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, स्पेसिफिक डिटेल्स कौन कौन सी जो होती है हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर, जो आजकल तो जैसे आधार भी वैलिड हो गया, सिग्नेचर हो गया, डेट हो गया, फी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर अटैच करके चलेंगे। अलग इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग की अगर हम बात करें तो ई आरटीआई जिसको बोला जाता है, सिटीजन्स आरटीआई को जैसे ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे, जो ये जो लिंक है, इस लिंक से आरटीआई को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अवेलेबल है और डिपार्टमेंट्स के लिए, कि ये हर डिपार्टमेंट का इसके अंदर जिक्र हो रखा है कि हाँ भी ऐसे हमें फाइल करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से कवर्ड है आरटीआई एक्ट के अंदर। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो आरटीआई एक्ट के अंदर कवर किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, है ना। तो काफी सारी डिपार्टमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी हैं वो सारे आते हैं इसके अंदर। अगर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, वेट अ मिनट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ जैसे सेंट्रल के होते हैं वैसे स्टेट के होते हैं। जैसे स्टेट के का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, है ना, स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, है ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी टाइप्स की होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एलआईसी हो गया, भेल जो हमने सुना है वो, बीएसएनएल, ये सभी क्या है, पीएसयूज है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को अगर हम देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट से क्या समझ में आ रहा है, जितनी भी चीजें जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए ना, वो आती है इसके अंदर, ग्राम पंचायत आती है लोकल में, मतलब कि जो छोटे एरिया से रिलेटेड जितनी भी हो वो चीजें, ग्राम पंचायत हो गया, और जिला परिषद भी इसके अंदर आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी होती है। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो जो भी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे डीयू हो गया, ठीक है, आईएनयू हो गया, ये सब, ठीक है, आईआईटी हो गया, आईआईएम्स हो गया, ये सब, ये सब आते हैं गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। यस, वेट अ मिनट,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी बॉडीज कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी बॉडीज, स्टैच्यूटरी बॉडीज से क्या ध्यान में आ रहा है? जैसे कि यूपीएससी है, सीबीसी है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। ये सारी चीजें कौन सी में आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडीज में। जुडिशरी की अगर हम बात करें, मतलब कि जज कहाँ कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सारे आते हैं जुडिशरी स्कोप में। आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमारी जो भी इंडियन आर्मी है ना, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, है ना, ये सभी आती हैं आर्म्ड फोर्सेस में। फिर हम बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती है? जैसे कि आरबीआई रेगुलेटरी है, सेबी रेगुलेटरी है, आईआरडीएआई रेगुलेटरी है। ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो भी ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कवर्ड हैं आरटीआई एक्ट 2005 में। अब कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनको कवर्ड नहीं किया गया है आरटीआई एक्ट के अंदर, लेकिन अगर क्या चीज हो जब इनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो, है ना, हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कवर नहीं है आरटीआई में? सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं आएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस नहीं आएगा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं आएगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पब्लिक को नहीं दी जाती। कई बार क्या होता है कि अगर ह्यूमन राइट्स और वायलेशंस हो रहा हो, करप्शन ज्यादा बढ़ रहा हो, तो सीआईसी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इन्होंने क्या अप्रूव किया है कि अगर कुछ भी ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रहा हो या फिर करप्शन हद से ज्यादा हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब लेनी जरूरी हो जाती है, तो फिर इन सभी चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर्स होती हैं उनको दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आरटीआई के एग्जाम्पशंस और डिपार्टमेंट्स कौन कौन से कवर किए गए हैं उनके बारे में। जैसे सीआईसी है ना, वैसे एक एसआईसी भी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वैसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। ठीक है, यानी कि दोनों गवर्नमेंट ही हो गए ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मिल जाती है वो चीज। फिर आता है इंपॉर्टेंट सेक्शंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन से। सभी जितने सेक्शन से मैंने मेरे हिसाब से सभी एड ऑन किए। जैसे फर्स्ट सेक्शन में क्या बताता है कि शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट के बारे में बताता है, कि नेम बताता है एक्ट का, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के 12 अक्टूबर को ये एक्ट आया है। सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे में बताता है, पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि कौन से सेक्शन में आता है, तो वो सेक्शन 3 में आता है। हर सिटीजन के पास में राइट है कि इन्फॉर्मेशन उसको मिले। सेक्शन 4 हमें बताता है कि पब्लिक अथॉरिटीज की क्या क्या ऑब्लिगेशन है, वो किस किस चीज के लिए उनको ऑब्लिगेट होंगे, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी वो बताएंगे। और इसमें क्या है कि डिस्क्लोजर होता है इन्फॉर्मेशन का, पब्लिक अथॉरिटीज को देना होता है। सेक्शन 5 क्या बताता है? इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में बताता है, पीआईओ के बारे में बताता है कि हर अथॉरिटी के पास में एक पीआईओ होना ही चाहिए, एक असिस्टेंट पीआईओ और पीआईओ दोनों होने चाहिए। सेक्शन 6 हमें बताता है कि रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं हम? आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल करके, है ना, यही चीज, हमें कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 7 किसके बारे में बताता है? कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, ये सेक्शन 8 में आ गया ना। रिक्वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में बात करता है कि 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन जो जनरल है वो 48 आवर्स जो लाइफ ऑफ लिबर्टी वाली है, और 35 डेज अगर एपीआईओ के थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, जो हमने रिक्वेस्ट की है, उसको इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स पीआईओ को 30 डेज में, और 48 आवर्स अगर लाइफ लिबर्टी से रिलेटेड हो, और अगर एपीआईओ तो 35 डेज में। ठीक है, सेक्शन 8 हमें बताता है कि कौन कौन सी एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि लिस्ट इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, जैसे कि जो हमने अभी पढ़ा, जो एग्जेम्प्टेड जितने भी चीजें हैं वो सेक्शन 8 में आती है।
सेक्शन 9 में रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड क्या होती है, वो चीजें सेक्शन 9 में आती है। सेक्शन 10 हमें बताता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को में जैसे कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर दी जा रही है, सेवरेबिलिटी, तो वो क्या होती है कि आफ्टर रिमूविंग द एग्जेम्प्टेड पार्ट, जो मतलब कि एग्जेम्प्टेड पार्ट इन द सेंस जो चीजें हमारी सेक्शन 8 में आती है, मतलब कि ये चीजें नेशनल सिक्योरिटी का हो गया, पर्सनल प्राइवेसी हो गया, कैबिनेट पेपर्स हो गया, तो इन चीजों को एग्जेम्प्ट करके कोई भी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है कि अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उनको सेपरेट करके वो चीजें रिप्रेजेंट की जाएगी। सेक्शन 11 थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर थर्ड पार्टी के राइट और इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं तो वो सेक्शन 11 में आती है। सेक्शन 12 की अगर हम बात करें तो सीआईसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सीआईसी का एस्टेब्लिशमेंट कौन से सेक्शन में हुई है, सेक्शन 12 में की गई है, उसकी पावर्स क्या क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये चीजें, टर्म्स और कंडीशन क्या क्या है सीआईसी के, वो सेक्शन 13 में बताता है कि 5 ईयर्स का टेन्योर पीरियड होना चाहिए, 65 एज होनी चाहिए, सैलरी, ये सारी चीजें बताता है। सेक्शन 15 की अगर हम बात करें तो स्टेट के बारे में, अगर एसआईसी के बारे में कौन बताता है, सेक्शन 15, सीआईसी के बारे में कौन बताता है, सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 18 क्या करता है, पावर और फंक्शन करता है ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, यानी कि आईसीज। आईसीज किसके अंदर, सेक्शन 80, एसआईसीज सेक्शन 15 एंड सीआईसीज सेक्शन 12, ठीक है। जैसे कोई कंप्लीट आईसीज क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करते हैं कि इंक्वायर करती हैं जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, विटनेसेस हैं, उन सभी चीजों को लेके। सेक्शन 19 अपील्स के बारे में बात करता है। इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अपील्स के बारे में, कि फर्स्ट अपील सेकंड अपील के बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 19 के अंदर बताया गया है। सबसे पहले किसको अपील फाइल की जाएगी, सीनियर ऑफिसर को, फिर इंफॉर्मेशन कमीशन को फाइल की जाएगी। सेक्शन 20 क्या बताता है, पेनल्टीज के बारे में बताता है कि पीआईओ को 250 रुपीज पर डे और 25,000 अगर डिले कर रहा है तो मैक्सिमम 25,000 तक उसको फाइन भरना पड़ सकता है। सेक्शन 24 की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अप्लाई नहीं होता है ये एक्ट, कुछ कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि उस सेक्शन में तो हमने बात करी थी एग्जेम्पशंस की, है ना, ये जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है सेक्शन 8 के अंदर, तो हमने किसके बारे में बात करी है, एग्जेम्पशंस कौन कौन से है डिस्क्लोजर की, वो चीज के बारे में। और इसके अंदर क्या था कि एक्ट जहाँ पे अप्लाई ना हो रहा, ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, तो इसके अंदर इसके बारे में बात की गई। सेक्शन 25 क्या करता है, मॉनिटर करता है और रिपोर्टिंग की बात करता है कि कैसे मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, एनुअल रिपोर्ट्स जो भी होती है उनको सबमिट करना पार्लियामेंट को या स्टेट को, जो भी आरटीआई के परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड। सेक्शन 26 के बारे में क्या होता है कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आरटीआई को अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए कि लोग उसके थ्रू क्या हो कि मतलब कि जागरूक हों लोग, इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे ना पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में, तो क्या होगा कि करप्शन का उतना ही कम चांसेस होंगे, करप्शन को हम कम कर पाएंगे, उसके चांसेस सबसे अच्छे होंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, एजुकेशन और पब्लिकेशन के। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो बताते हैं हमें कि कौन कौन से मतलब कि किस कौन कौन सी चीजें कौन कौन से सेक्शन में आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितना भी हमने पढ़ा है अभी, उसको क्विक रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है। सो चलिए देखते हैं कुछ समझ आया क्या आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी, लाइफ और लिबर्टी का पर्सन को कितने दिनों में वो क्या टाइम पीरियड होगा इन्फॉर्मेशन देने का, 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज या फिर 48 आवर्स, कितना होगा, 48 आवर्स। सीआईसी, सीआईसी कौन से सेक्शन में उसको बनाया गया है, अभी जस्ट अभी 2 मिनट्स पहले हमने पढ़ा था, कौन से सेक्शन में बनाया गया, सेक्शन 3, 8, 12 और 18, सेक्शन 12। सेक्शन 12 में हमने सीआईसी के बारे में बात करी है। अब इससे आपको ये भी ध्यान आना चाहिए कि एसआईसी के बारे में कौन से सेक्शन में बात करी है और आईसीज के बारे में कौन से सेक्शन में बात की गई है, ठीक है। अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इंफॉर्मेशन इम्प्लाई एज अ फंडामेंटल राइट।
अब राइट टू इंफॉर्मेशन को कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट बना दिया गया है? ये पीवाईक्यूज ही हैं, जितने मैंने क्वेश्चंस अटैच किए ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आए हुए हैं, अलग अलग ईयर्स में आए हुए हैं। सो कौन सा आर्टिकल 21, 19, 32 और 14? आर्टिकल 19। तो इसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के बारे में बात की गई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई कैन बी डिनाइड, सिर्फ कब डिनाई की जा सकती है? अगर फॉरेन नेशनल से रिलेटेड टू इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी या फिर सॉवरनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर कंसर्न विद डेवलपमेंट वर्क्स। अगर डिनाइड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्जेम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्टेड है वो वाली चीज। तो नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरनिटी ये इस चीज से वो है, एग्जेम्प्टेड है आरटीआई की इंफॉर्मेशन मिलने से, है ना। कॉलम ए और कॉलम बी ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। तो नॉर्मल आरटीआई रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें कि वो कितने डेज का, ये टाइम पीरियड दिया गया है एक साइड में, तो हमें दिया गया है कि क्या क्या चीजें होती है, कंडीशंस दी गई है, और एक साइड में हमें टाइम लिमिट दी गई है। तो देख के सबसे पहले क्या चीज समझ में आ रही है? अगर सबसे आसान चीज देखी जाए तो वो तो यही है ना कि लाइफ और लिबर्टी, जो अभी हमने क्वेश्चंस किया है वो 48 आवर्स का होता है। नॉर्मल आरटीआई रिक्वेस्ट कितने की होती है? पीआईओ को कितना, असिस्टेंट पीआईओ को कितना टाइम पीरियड पढ़ा था हमने? 35 डेज ही पढ़ा था ना। और अगर पीआईओ की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या था? 30 डेज था। ठीक है, थर्ड पार्टी कंसल्टेशन के लिए क्या पड़ा था? 40 डेज, और नॉर्मल आरटीआई रिक्वेस्ट 30 डेज। सो आंसर क्या होगा? ए ये है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। इधर सेक्शंस दिए गए हैं, इधर प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन कौन से उसमें दे रहा है, ध्यान आ रहा है कुछ? हम्म? तो सेक्शन 3 में किसके बारे में बात करी? मेरे को जितना ध्यान आ रहा है उतना सेक्शन 8 में हमने बात करी थी राइट टू इंफॉर्मेशन टू ऑल सिटीजन्स। सॉरी, सेक्शन 8 में डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी थी, वो मेरे को गलत ध्यान आ गया। सेक्शन 3 में हमने बात करी थी राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, एंड सेक्शन 6 में हमने बात करी थी मैनर्स ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट, कैसे बना सकते हैं। और सेक्शन 7 में किसके बारे में बात करी है हमने? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू डिजिग्नेट पीआईओ। पब्लिक अथॉरिटीज को, पीआईओ को डेजिग्नेट करना चाहिए। हर अथॉरिटी के पास में, हर पब्लिक अथॉरिटी के पास में क्या होना चाहिए? एक पीआईओ होना चाहिए। क्या ये बात ट्रू है? दैट इज असर्शन। रीजनिंग में क्या दिया गया कि पीआईओज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग आरटीआई एप्लीकेशंस। पीआईओज को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, आरटीआई जो एप्लीकेशन उनको प्रोसेस करना और रिसीव करना रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशंस को। तो क्या असर्शन और रीजन दोनों सही लग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही लग रहे हैं। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। Next question is the RTI Act 2005 provide the appointment of C and State Information Commission, CIC, SIC। कौन सा सेक्शन था? 12, और SIC का 15। तो these commissions are responsible for conducting national elections। कि ये नेशनल इलेक्शंस को करते हैं? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं। किसके लिए बनाया गया इनको? ताकि ये अपील्स की सुनवाई होती है ना, जो सेकंड अपील हम करते हैं, तो वो सीआईसी या फिर एसआईसी को ही की जाती है ना। तो ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इतने ही क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं पे कुछ डाउट लग रहा हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि कौन कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही है आपको। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आई होप यू लाइक माई सेशन। अगर आपको पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।